अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन 3.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पे काम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जिसकी बात करने लगे हैं वो है बाइनरी रिलेशन। जब भी कोई भी टर्म बाई से शुरू होगी, BIY से, तो उस बाई का मतलब होता है टू। मतलब कोई भी दो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ या कोई भी किसी भी दो नंबर के दरमियान ताल्लुक़ या किसी भी दो फंक्शन के दरमियान ताल्लुक़ हमें क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशन कहलाता है। लेकिन मैथमेटिक्स में रिलेशनशिप की क्या डेफिनेशन है? अ रिलेशन इन एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो रिलेशनशिप होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशन कहलाता है। तो जिस तरीके से फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी दो नंबर है 5 और 4, अगर हम उनके दरमियान एक रिलेशन बयान करें स्क्वायर का, तो फिर उनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? 25 और 16। अब क्योंकि ये रिलेशनशिप दो नंबर्स के दरमियान है, इसलिए हम इसे कहते हैं बाइनरी रिलेशन। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? कोई भी रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। मींस के अ रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ऑर्डर्ड पेयर के ज़रिए कोई भी रिलेशनशिप जो है वो मैथ में रिप्रेजेंट कर। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या हैं? इफ़ A एंड B बी टू नॉन एम्पटी सेट such that f is a relation from A to B, f is subset of A into B and domain of f is equal to A। इसको इन जनरल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कोई भी दो सेट लेते हैं, A इज़ इक्वल टू उसके एलिमेंट लेते हैं 1 2 और B के हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 3 और 4। अब क्योंकि ये नॉन एम्पटी हैं दोनों, सबसे पहली कंडीशन फंक्शन में क्या है? इफ़ A एंड B बी द टू नॉन एम्पटी सेट। पहले हम इनके दरमियान बाइनरी रिलेशनशिप निकालते हैं, A क्रॉस B। अगर हम वो निकालें तो वो उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो बनता है 1 3, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। ये एक बाइनरी रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हम कोई एक फंक्शन f बनाते हैं। लेट अस सपोज हम ये वाला इसमें से चंद एलिमेंट्स उठाते हैं, जैसे कि ये उठा लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फ़ंक्शन है। अब मुझे ये बताएं f के तमाम एलिमेंट A क्रॉस B में मौजूद हैं या नहीं है? तो ज़ाहिर सी बात है मौजूद हैं। ये तो क्लियरली बात है कि f इज़ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेन ऑफ f इज़ इक्वल टू A। तो डोमेन और रेंज में थोड़ी सी डेफिनेशन भी उसकी देख लेंगे बाद में। पहले हम डोमेन और रेंज को इन जनरल समझ लेते हैं। अगर आप इसकी डोमेन ऑफ f निकालते हैं, इस बाइनरी ये जो फंक्शन है इसकी डोमेन क्या है? इन एनी ऑर्डर्ड पेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज़ नोन एज डोमेन एंड द सेकंड एलिमेंट इज़ नोन एज रेंज। तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें क्या है? 1 और 2। तो यहाँ पर 1 और 2 इसकी क्या है? डोमेन। तो क्या ये इज़ इक्वल टू A है कि नहीं है? तो है, इसलिए हम कह सकते हैं कि f इज़ अ फंक्शन। ये हमने साबित कर दिया। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब हम ज़रा डोमेन और रेंज की डेफिनेशन सिर्फ देख लें। डोमेन क्या है? इन एनी ऑर्डर्ड पेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज़ नोन एज डोमेन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज DOM। एंड सिमिलरली रेंज इन एनी ऑर्डर्ड पेयर द सेकंड एलिमेंट इज़ नोन एज रेंज एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज RN। नंबर 1 है आपके पास, फॉर A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड रिलेशन इन A। और डोमेन भी फिर इनकी फाइंड करनी और रेंज। तो सबसे पहले अगर हम लिखें इसके रिलेशनशिप्स तो इसके होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4। नेक्स्ट वन इज़ 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 एंड 4। तो ये इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया कि हमने रिलेशनशिप फाइंड कर लिए A में। अब हम पहला पार्ट है हमारे पास अब एक्स वाई, यानी इन सारे ये जो सारे रिलेशनशिप है ना, इनको इन जनरल नाम दे दिया गया एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स। मतलब इसके अंदर आपने वो वाले एलिमेंट्स, वो वाले ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, वो वाले इन सेटों के अंदर मौजूद ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जो आपस में इक्वल हैं, जैसे कि 1 और 1, इसके अलावा 2 2 3 3 4 एंड 4। ये हमारे पास आता है। ये इस रिलेशनशिप के इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने ये वाला रिलेशनशिप निकला है। अब हम इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज F1 नाम दे देते हैं। तो अब हमने इसकी निकालनी है डोमेन। तो डोमेन किसी भी फंक्शन की क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर।
क्या किसी भी बाइनरी रिलेशनशिप की भी जो डोमेन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ये सारे ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं, इनके फर्स्ट एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट हमने इसी फंक्शन की फाइंड करनी है रेंज, RNG ऑफ F1 इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट 2 में हमने वो वाले ऑर्डर पेयर लिखने हैं कि जिन दो को अगर हम प्लस करें तो आंसर हमारे पास क्या है, 5 है। तो हम फर्स्ट करें, इसको नाम दे देते हैं F2। तो ज़ाहिर बात है 1 एंड 4 इन दोनों को प्लस करें तो आंसर हमारे पास आता है 5। सिमिलरली 2 3 और 3 2 और हमारे पास 4 1। बस ये वो वाले एलिमेंट्स, ये वो वाले ऑर्डर पेयर हैं कि जिनको अगर हम दोनों को, डोमेन और रेंज, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 5। अब हम इसकी निकालते हैं डोमेन। तो अगर हम इसकी डोमेन निकालें तो हमारे पास आएगी 1 2 3 एंड 4, क्योंकि डोमेन क्या होती है, किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो उसकी डोमेन होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है रेंज। तो रेंज इसकी हमारे पास क्या आती है, 4 3 2 1। अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो आपके पास 1 2 3 एंड 4 ही बनती है। पार्ट 3 में हमने वो वाले ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो कि जिन दो को नंबर्स को हम प्लस करें तो हमारा आंसर लेस देन 5 आए। तो हम उसको नाम फर्स्ट कर दे देते हैं F3। तो हमारे पास वो कौन से ऑर्डर पेयर हैं, जैसे 1 और 1, 1 2 1 3 और 2 1 2 2 एंड नेक्स्ट वन इज़ 3 1। बस यही वाले एलिमेंट्स हैं, यही वाले ऑर्डर पेयर्स हैं जिनको अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर जो है वो लेस देन क्या आना चाहिए, 4। अब इसी तरह इसकी डोमेन जब हम लिखेंगे, डोमेन ऑफ F3 हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3। और रेंज आपके पास क्या आती है, रेंज आती है आपके पास 1 2 3, 1 2 और 3। रेंज भी आपके पास यही है। नेक्स्ट हमारे पास यही आता है कि ऐसा फंक्शन लिखें जिनके कोई भी दो ऑर्डर पेयर को प्लस करें तो आपका आंसर जो है वो ग्रेटर देन क्या हो, 5 हो। तो हम इसको F4 का नाम दे दें अगर, तो हमारे पास वो कौन से नंबर हैं जिन दो को प्लस करें तो आंसर ग्रेटर देन 5 आए। तो वो हमारे पास नंबर आते हैं 2 एंड 4। नेक्स्ट इज़ 3 एंड 3, 3 एंड 4, 4 एंड 2 एंड 4 3, 4 एंड 4। अब हमने इनकी निकालनी है डोमेन। तो डोमेन अगर आप इनकी निकालें तो वो हमारे पास आता है 2 3 4, 2 3 4 और रेंज आपके पास आएगी 4 3 4 2 4 3 4, यानी कि 2 3 एंड 4। में सबसे बड़ा मसला ये है कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 का जो है वो A के साथ भी ऑर्डर पेयर बन रहा है और फिर 1 का जो है वो B का भी एलिमेंट बन रहा है। मींस के जो आपकी डोमेन है उसका जो एलिमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो दिस इज़ नॉट फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट फंक्शन। ये फंक्शन ही नहीं है, आगे टाइप्स पे डिस्कस करना तो बाद की बात है। दिस इज़ नॉट फंक्शन एज एलिमेंट ऑफ डोमेन इज रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि डोमेन का जो एलिमेंट है वो 1 का A के साथ भी है और 1 का फिर B के साथ भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें या पार्ट 2 में देखें कि इसकी सबसे पहले हम डोमेन चेक करते हैं। डोमेन ऑफ F आपके पास इज़ इक्वल टू क्या है, सेट A के इक्वल है। अच्छा जी, रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज ऑफ जो F है वो इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, B है। डोमेन ऑफ F इज़ इक्वल टू A होना तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फंक्शन की पहली शर्त है कि डोमेन ऑफ F इज़ इक्वल टू A हो एंड देयर इज़ नो एलिमेंट्स रिपीटिंग, और एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी जो शर्त है वो ये कि रेंज ऑफ F इज़ इक्वल टू B हो। तो जब भी आपके पास रेंज ऑफ F इज़ इक्वल टू B होती है तो ये आपके पास बनता है बाईजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आपके पास रेंज ऑफ F इज़ इक्वल टू क्या है, B है। अगर आप थर्ड पार्ट में देखें तो यहाँ पर भी इसकी जो डोमेन है, सबसे पहले अगर हम इनको नाम दे लेते हैं, इसको A B और फर्स्ट करिए इनके दरमियान फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ जो आपके पास फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो इज़ इक्वल टू क्या है आपके पास A,
और रेंज ऑफ फंक्शन ये आपके पास क्या है, बी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, बिकॉज रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, बी के इक्वल है। पार्ट 4 में अगर आप देखें तो इसकी सबसे पहले हम डोमेन चेक कर लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ आपके पास कितनी आती है, ए के इक्वल है, क्योंकि वो है LMN, यानी कि डोमेन में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इंगेज हैं। और रिपीटिंग भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि एल का एक्स के साथ है तो क्या एल का किसी और के साथ नहीं है, सिर्फ एल का एक्स के साथ ही है। इसी तरह एम का सिर्फ एक्स के साथ है, एम का वाई के साथ, एम का यानी कि किसी और के साथ नहीं है। इसी तरह एन का सिर्फ जी के साथ है। अब बात कर लेते हैं रेंज ऑफ एफ की। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में एक एलिमेंट यानी कि y जो है वो b का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है ये इज़ इक्वल टू b नहीं है, बल्कि ये सब सेट है किसका, b का, या प्रॉपर सब सेट है किसका, b का है। यानी b के तमाम एलिमेंट इसमें रेंज में मौजूद नहीं है, लेकिन रेंज ऑफ एफ में b के तमाम एलिमेंट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो जब ये वाली कंडीशन होती है कि रेंज ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल टू b, बल्कि सब सेट ऑफ b होता है, या प्रॉपर सब सेट ऑफ b होता है, तो इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। ये हमारे पास होता है इनटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि जी ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है जो कि है 3x + 2, एच ऑफ एक्स आपके पास है x² + 1। तो सबसे पहले आप फाइंड करें जी ऑफ ज़ीरो। सिंपल, जी ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3 + 2 में आपने x की जगह क्या पुट कर देना है, 0। तो जी ऑफ ज़ीरो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है जी ऑफ -3। तो सिमिलरली जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x + 2 में आपने x की जगह पुट कर देना है -3। तो ये आपके पास आ जाएगा -9 + 2 यानी कि -7। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है जी ऑफ 2/3। तो आपने जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x + 2 में x की जगह आपने पुट करना है 2/3। तो ये 3 और 3 कैंसिल, 2 + 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो जी ऑफ 2/3 का आंसर आपके पास क्या आता है, 4 आता है। पार्ट 4 में आपने फाइंड करना है एच ऑफ 1। इसका मतलब ये है कि एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² + 1 में आपने x की जगह पुट कर देना है 1। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट आपके पास आता है एच ऑफ -4, यानी कि एच ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x² + 1 में। तो इसमें हमने x की जगह क्या पुट कर देना है, -4। -4 का होल स्क्वायर + 1, क्योंकि -4 का होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 16 + 16। तो +16 में +1 करेंगे तो आंसर आपके पास आता है 17। नेक्स्ट जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो करनी है एच ऑफ -1/2। मतलब एच ऑफ एक्स में आपने x² + 1 लिखना है और x की जगह आपने लिखना है -1/2 का होल स्क्वायर + 1 मीन्स 1/4 + 1/4 + 1 आएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5/4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो हमें जो गिवन दिया गया, जो डाटा दिया गया है वो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू ax + b + 1, और f ऑफ 3 के बारे में वो कहता है कि 8 है, एंड f ऑफ 6 आपके पास 14 है। a और b आपने दोनों फाइंड करने हैं। तो हमें पता क्या है, f ऑफ 3 और f ऑफ 6 पता है, तो हम सबसे पहले इसमें यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन 1। तो 1 में जब हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर f ऑफ 3a + b + 1 आएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 6 इन 1। अब आपने 6 पुट कर देना है उसमें, तो आपके पास f ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 6a + b + 1 ये हमारे पास आते हैं। अब f ऑफ 3 बेसिकली हमारे पास, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से देखें फ्रॉम 2, अगर हम देखें तो f ऑफ 3 हमारे पास क्या है, 8। तो 8 इज़ इक्वल टू 3a + b + 1, और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 कह दें तो इसको हम लिखें फ्रॉम 3
एफ ऑफ 6 आपके पास किसके इक्वल है? 14 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ से, क्योंकि a और b तो हमारे पास वेरिएबल हैं, तो इनको अलग करने के लिए अगर हम 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस b लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है। इसी तरीके से यहाँ से 14 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 6a प्लस b, यानी कि 13 इज़ इक्वल टू 6a प्लस b लिखेंगे। अब देखें कि यहाँ पर हमने वैल्यूज़ वेरिएबल जिनकी फाइंड करनी है उनकी सिचुएशन क्या चल रही है कि इधर भी प्लस b मौजूद है और इधर भी प्लस b मौजूद है, तो हम इन दोनों को माइनस करके इसमें से b एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 5, और इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट सब्ट्रैक्टिंग 4 एंड 5। हम अगर 4 एंड 5 को तो सब्ट्रैक्ट कैसे करना है कि इसकी लेफ़्ट साइड में से इसकी लेफ़्ट साइड को सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसकी राइट साइड में से इसकी राइट साइड को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ज़ाहिर सी बात है क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं इसलिए इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 7 माइनस 13 हमारे पास आ जाएगा -6 इज़ इक्वल टू 3a माइनस 6a माइनस 3a, और ये b आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। तो a की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी -6 ओवर -3। दिस इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू 2। तो a फर्स्ट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपके पास निकल आई है 2। अब अगर आपने b की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको किसी भी 4 या 5 किसी भी के इक्वेशन में पुट कर दें और आप आंसर उसका b का निकल आएगा। तो इसको लिखें पुट इन 4। जब आप इक्वेशन नंबर 4 में a की वैल्यू को 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा? 7 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस b, यानी कि 3 2s are 6। तो b इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 6, तो b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है? 1। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है g ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। हमने इसमें से वेरिएबल a और b इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, और g ऑफ -1 हमारे पास है 0 और g ऑफ 2 आपके पास है 10। तो हम सबसे पहले इसको नाम दे देते इक्वेशन नंबर 1। अब हम सबसे पहले पुट -1 x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इसी तरीके से जब हम -1 पुट करेंगे तो g ऑफ -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ -1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है? 0। तो यहाँ पर आएगा -a प्लस b प्लस 5, और इसके आगे रेफरेंस दे दें फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन 2 से मैंने g ऑफ -1 की वैल्यू 2 लिखी है, 0 लिखी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आप g पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन 1, यानी कि 1 में आप x इज़ इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा g ऑफ 2 इज़ इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b प्लस 5। तो g ऑफ 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? फ्रॉम 3 में देखें तो हमारे पास g ऑफ 2 की वैल्यू है 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 2a प्लस b प्लस 5। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आती हैं। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 4 और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5। नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 को अगर क्रिटिकली देखा जाए तो यहाँ पर वेरिएबल जो b है वो भी प्लस की फॉर्म है और यहाँ पर भी सिंगल b प्लस की फॉर्म है। तो हम ऐसे करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4 एंड 5। अगर 4 एंड 5 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इसकी लेफ़्ट साइड पे आता है 0, इसकी लेफ़्ट साइड पर आता है -10। सिमिलरली इसकी राइट साइड पर आता है -a प्लस b प्लस 5 एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन जब इसकी राइट साइड को लिखेंगे तो इन सब के साइन हमने चेंज कर देने हैं। तो यहाँ पर -10 इज़ इक्वल टू b और b कैंसिल हो जाएंगे, -a -2a यानी -3a, और ये 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो a आपके पास आ जाता है -10 ओवर -3, मीन्स a आपके पास आता है 10/3। ठीक है। अब अगर आप a की वैल्यू को 4 या 5 इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दें तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसे कहते हैं पुट इन 4। जब आप इसको 4 में पुट करेंगे
तो आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, माइनस ए प्लस बी प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर ए की जगह हमने क्या पुट करना है, -10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बी प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू क्योंकि बी के निकालनी है इसलिए बी इधर ही लिखा रहेगा और ये -10/3 इधर जाके +10/3 और ये +5 इधर जाके -5 हो जाएगा। अब हम अगर एलसीएम ले लें, अगर हम एलसीएम लें तो नीचे आता है 3, 10 माइनस 15 मीन्स 5 -5 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास वैल्यू आती है बी की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो गिवन है वो है कि f(x) इज इक्वल टू 5x + 2 और f(x) आपके पास आता है 32। अब इन दोनों इक्वेशंस की अगर आप राइट साइड देखें तो वो इक्वल है, यानी ये भी पहली भी f(x) इज इक्वल टू 5x + 2 है और दूसरी भी f(x) इज इक्वल टू 32 है। तो हम ऐसे करेंगे फ्रॉम 1 and 2 हम इनको कंपेयर करेंगे। मीन्स क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास इक्वल होगी। तो हम इसको कह देते हैं 1 और इसको कह देते हैं 2 और यहाँ पर आएगा फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से ये शो होता है कि ये दोनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। तो 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 1 यानी कि 5x इज इक्वल टू 31 एंड x इज इक्वल टू 31/5। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें जो गिवन मटेरियल है वो है f(x) इज इक्वल टू cx² प्लस d। c और d की वैल्यू फाइंड करनी है और f(1) है हमारे पास 6 और f(-2) हमारे पास आता है 10। इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास क्या आता है, f(1) इज इक्वल टू c इंटू 1 का स्क्वायर प्लस d, यानी कि c 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 ही आता है और 1 को c से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जाहिर सी बात है आंसर d आता है, c आता है और c प्लस d आएगा। और f(1) आपके पास क्या आता है 6। तो यहाँ पर f(1) की जगह हम क्या पुट कर देंगे 6 और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का रेफरेंस देंगे और यहाँ हम लिख देंगे फ्रॉम 3। ठीक है, और इसी तरीके से इस साइड पर हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -2 इन 1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे f(-2) c इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस d, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर है इसलिए +4c आएगा और साथ हम लिख देंगे d। अब f(-2) आपके पास है 10 और ये हमारे पास कहाँ से आया है, फ्रॉम 4 हमने ये लिखा है। तो इस तरह आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाती हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इधर भी एक वेरिएबल d अकेला है, इधर भी d है, तो हम क्या लिख करेंगे, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 4 और ये हमारे पास 5। सब्ट्रैक्टिंग 4 and 5 तो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वो है 6 माइनस 10 और इसकी जो राइट साइड है वो है c प्लस d और इसकी राइट साइड के सब के साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो 6 माइनस 10 मतलब -4, d और d कैंसिल, c -4 मतलब -3c, तो c हमारे पास आ जाएगा -4/-3 यानी कि c इज़ इक्वल टू +4 डिवाइडेड बाय 3, दोनों के साइन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि हमने ये जो वैल्यू है c की, इसको हम पुट कर देंगे किस में, इसको हम पुट करेंगे चाहे 4 में पुट कर दें या 5 में पुट कर दें, हम इसे कहते हैं पुट इन 4। तो जब आप 4 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 की जगह 6 ही आएगा, c की जगह 4/3 प्लस क्या आ जाएगा d। तो d को जब हम सेपरेट करेंगे तो ये इधर +4/3 आएगा, इधर आ जाएगा 6 - 4/3। इसका अगर हम एलसीएम लें तो वो आएगा 18 - 4 और 18 - 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14/3। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका, डी का।